हेलो गाइस, राधे राधे। आज हम बीएससी थर्ड ईयर का पेपर थर्ड जंतु व्यवहारिक की इथोलॉजी के बारे में अध्ययन करेंगे। इथोलॉजी होती क्या है? इथोलॉजी का शब्द दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। एक तो है इथो और दूसरा है लॉजी। लॉजी का मतलब होता है अध्ययन करना और इथो का मतलब होता है प्राणी व्यवहार। प्राणी व्यवहार का अध्ययन करना इथोलॉजी कहलाता है। तो इसको हिंदी में प्राणी व्यवहारिकी के नाम से जानते हैं। जंतु व्यवहार के अध्ययन का परिचय। इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ एनिमल बिहेवियर। एनिमल बिहेवियर का परिचय अपन देखते हैं। व्यवहारिकी इथोलॉजी जंतु व्यवहार का अध्ययन है। यह प्राणी शास्त्र की नवीनतम शाखाओं में से एक है। व्यवहारिकी इथोलॉजी जंतु के व्यवहार का वैज्ञानिक, जैविक और विशिष्ट अध्ययन है। इथोलॉजी जो है वो वैज्ञानिक, जैविक और विशिष्ट अध्ययन है। व्यवहार शब्द का व्यवहारिकी में व्यापक अर्थों में प्रयोग होता है। इथोलॉजी ग्रीक भाषा के शब्द इथोस और लॉजी से मिलकर बना हुआ है। अभी हमने बात की थी कि इथोस और लॉजी से मिलकर बना हुआ है। इथोस का अर्थ होता है हैबिट, आदत, परंपरा और लॉजी का मतलब होता है अध्ययन। जो व्यवहार क्या होता है? हमारी जो आदत होती है उस वही हमारे व्यवहार में दिखाई देती है। जिस तरह का हम जिस तरह की हमारी आदतें होती है वही हमारा आगे जाके व्यवहार बनता है। तो जो व्यवहार होता है किसी भी प्राणी का वो उसकी आदतें होती है और उन आदतों का अध्ययन करना ही क्या कहलाता है? इथोलॉजी कहलाता है। इथोलॉजी ग्रीक शब्द ऑथस, हैबिट या आदत, कन्वेंशन या परंपरा प्लस लॉजी से बना है। लॉजी का होता है अध्ययन शब्द जो कि वर्तमान में व्यवहार के जैविक अध्ययन हेतु प्रयुक्त होता है। यह काफी पुराना है। यह फ्रांस की विज्ञान अकादमी के प्रकाशनों में 18वीं शताब्दी के मध्य में सबसे पहले प्रकट हुआ। बाद में 19वीं शताब्दी तक इसका उपयोग जंतुओं की जीवनशैली को व्यक्त करने हेतु होने लगा। फिर 1950 के अंदर निकोटीन वर्जन आए थे और इन्होंने इस शब्द का सही अर्थ बताया था, प्रयोग किया था। इस शब्द का सही अर्थों में प्रयोग 1950 में निकोटीन वर्जन ने किया। व्यवहार को इसकी पूर्णता में परिभाषित करना आसान कार्य नहीं है। इसे विभिन्न विद्वानों ने विभिन्न प्रकार से परिभाषित किया है। आइए हम इथोलॉजी की परिभाषाओं के बारे में बात करते हैं। अगर किसी भी प्राणी के अंदर व्यवहार हो रहा है और उस व्यवहार का हम ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं और फिर उसकी क्वांटिटी माप रहे हैं कि कितना परिवर्तन उसके अंदर देखने को मिल रहा है, तो उसी को अपन क्या बोलते हैं? व्यवहार बोलते हैं। मात्रा में जो भी परिवर्तन देखने को मिलेगा वो, और हमने कितना ऑब्जर्व किया है उस चीज को, इसी को हम व्यवहार कहते हैं। और ये हमारे अस्तित्व के लिए दिशात्मक गतिविधि होती है। तो पहली परिभाषा कहती है फ्रैक्शन ऑब्जर्वेबल तथा मात्रा में परिवर्तनीय क्वांटिटेबल घटनाएं व्यवहार है। यह अस्तित्व के लिए आवश्यक दिशात्मक गतिविधि है। किसी जंतु के व्यवहार को उसके हिलने डुलने, उच्चारित आवाजों व शरीर की भंगिमाओं, पोस्चर, ध्यान देने योग्य अन्य परिवर्तनों, द्विपक्षीय संप्रेषण एवं गंध वाले पदार्थों के स्रावन जैसे कि साथी का व्यवहार प्रभावित हो की पूर्णता के रूप में परिभाषित किया जाता है। इस परिभाषा के अनुसार अगर हम किसी जंतु का व्यवहार ले रहे तो वो हिल डुल कैसे रहा है उसके आधार पर उसके जो शब्द है बोलने की, उनकी आवाज कैसी है,
जैसे कि कुत्ता भौं भौं करता है, चिड़िया चूं चूं करती है, बिल्ली म्याऊं म्याऊं करती है। तो जो आवाज़ है उस पे उसके शरीर के का कैसा स्ट्रक्चर है उसके आधार पर, और उसके अंदर किस तरह के परिवर्तन देखने को मिलते हैं, उनके आधार पर हम उसके व्यवहार का परिभाषित कर सकते हैं। प्राणी जो होते हैं अपने विपरीत लिंग को पहचानने के लिए या उनको आकर्षित करने के लिए कुछ रसायन का स्रावन करते हैं, और ये जो रसायन होते हैं इनको फिरामोन्स के नाम से जानते हैं, फिरामोन्स के नाम से जानते हैं। तो उनके जरिए भी इनके व्यवहार का पता लगाया जा सकता है। नेक्स्ट डेफिनेशन है, अगर यहाँ पे कोई प्राणी है, जीवित प्राणी, उसको हमने कोई उद्दीपन दिया और उसके शरीर ने कोई क्रिया की, तो यहाँ पर उसके व्यवहार में क्या आया, परिवर्तन आया, उसी को हम क्या बोलेंगे, इस प्रतिक्रिया को ही हम व्यवहार कह सकते हैं। तो व्यवहार किसी प्रकार के उद्दीपन के प्रति जीवित पदार्थ की प्रतिक्रिया है। व्यवहार में वे सभी प्रक्रम शामिल हैं जिनके द्वारा जंतु बाह्य जगत का संवेदन करता है तथा वातावरण के लिए ढलता और अनुकूलित होता है। संपूर्ण जंतु की किसी बाहरी उद्दीपन के कारण गति या किसी जंतु के प्रभावी अंगों पेशियों की गतिविधि व्यवहार कहलाती है। व्यवहार सदैव शरीर के विभिन्न अंगों की क्रिया का संयुक्त परिणाम होता है। व्यवहार में जंतु द्वारा प्रदर्शित समस्त चेष्टाएं, मूवमेंट, मुख मुद्राएं, फेशियल एक्सप्रेशन, भंगिमाएं, पोस्चर, रंग परिवर्तन, ध्वनियां समाहित होती हैं। क्या कह रहे हैं कि व्यवहार जो होता है इसमें सब जितना भी, अगर ये कोई जंतु है वो कितना चल रहा है, किस तरह का उसके अंदर मूवमेंट हो रहा है, वो अगर आपको किसी ने कोई बात बोली तो हमारा जो फेस का एक्सप्रेशन होता है उससे ही हमारे व्यवहार का पता लगाया जा सकता है। अगर आपको गुस्सा आ रहा है तो गुस्से से लाल पीले हो जाते हो, मतलब रंग परिवर्तन, और कुछ ध्वनियाँ जो होती है उसके आधार पर हम बता सकते हैं कि जंतु का व्यवहार कैसा है। तो ये सारे जो पॉइंट है वो व्यवहार का अध्ययन करने के लिए महत्वपूर्ण है। व्यवहार वास्तव में उद्दीपन व प्रतिक्रिया का परिणाम है। अभी मैंने बताया था कि ये कोई जंतु है, अगर हम इसको टच कर रहे हैं या इसके सुई चुभा रहे हैं तो ये झट से अपने हाथ या पैर को पीछे ले लेगा, और इसको ही क्या बोलेंगे, इसका व्यवहार बोलेंगे। ये जो प्रतिक्रिया इसने की है वही इसका व्यवहार है। तो उद्दीपन प्लस प्रतिक्रिया, उद्दीपन प्लस प्रतिक्रिया को ही हम क्या कहते हैं, व्यवहार कहते हैं। संवेदनाओं उद्दीपन की पहचान है संवहन क्रिया का समन्वय करते हैं तथा प्रभावी अंग इफेक्टर व्यवहार दर्शाते हैं। जैसे कि माना कि ये हाथ है और इस हाथ के ऊपर हमने कोई स्विच को चुभाया है, तो ये जो हाथ है वो तो इफेक्टर के जैसे काम करेगा, और ये जो सुई है वो उद्दीपन के जैसे काम करेगी। तो यही बात इसमें बोली गई है। इथोलॉजी की बहुत सारी ब्रांचेस या शाखाएं, व्यवहारिक की बहुत सारी शाखाएं। इथोलॉजी की एक शाखा है, पहली जो शाखा है वो है इवोल्यूशनरी बायोलॉजी। दूसरी शाखा का नाम है न्यूरोबायोलॉजी। तीसरी शाखा कौन सी, एंडोक्राइनोलॉजी। चौथी शाखा जो है वो कौन सी, इकोलॉजी। पांचवी शाखा है सोशियोबायोलॉजी। छठी शाखा है डेवलपमेंटल बायोलॉजी, यहाँ पर भ्रूणावस्था के अंदर अध्ययन किया जाता है। सातवीं शाखा है पॉपुलेशन बायोलॉजी। आठवीं शाखा है फिजियोलॉजी। नवीं शाखा है जेनेटिक्स। और 10वीं जो शाखा है वो कौन सी है, एनाटॉमी। तो ये टोटल 10 शाखाओं के बारे में बात की गई है। इकोलॉजी की एक तो इवोल्यूशनरी ब्रांच होती है, न्यूरोबायोलॉजी होती है, एंडोक्राइनोलॉजी हो सकती है, इकोलॉजी हो सकती है, सोशियो बायोलॉजी हो सकती है, डेवलपमेंटल बायोलॉजी से पॉपुलेशन बायोलॉजी हो सकती है, फिजियोलॉजी हो सकती है, जेनेटिक्स और एनाटॉमी जो इसकी ब्रांचेस होती हैं। पारिस्थितिक व्यवहार इको इथोलॉजी व्यवहारिक की तुलनात्मक दृष्टि से नई शाखा है।
इको इथोलॉजी एक नई शाखा है इथोलॉजी की, जिसमें एक जाति के व्यवहार तथा पर्यावरण के जैविक व अजैविक घटकों के बीच अंतर संबंधों को खोजा जाता है। पारिस्थितिकी व्यवहारिक के दो में से एक की हो सकती है। इनमें या तो किसी जाति समूह पर या फिर किसी विशिष्ट आवास पर ध्यान केंद्रित किया जा सकता है या बल दिया जा सकता है। या तो हम किसी धातु समूह पर बल दें या फिर किसी विशिष्ट आवास पर बल सकते हैं पारिस्थितिकी व्यवहारिकी के अंदर। और ये की कैसी है, नई शाखा है। बातें हैं कि जिसका व्यवहारिकी जो कार्य की होती है, बिहेवियरल फिजियोलॉजी और इथोफिजियोलॉजी क्या है, व्यवहार की कार्यकी के आधार से संबंधित है। इसकी दो प्रमुख शाखाएं जीवों को नियंत्रित करने और उन दो तंत्रों से संबंध रखती है जो व्यवहार के क्षेत्र में महत्वपूर्ण है। इथोफिजियोलॉजी की दो शाखाएं, एक तो है न्यूरोइथोलॉजी और एक होती है इथेनो एंडोन्यूरोलॉजी या क्राइनोलॉजी। ये दो शाखाएं इसके अंदर देखने को मिलती है। एक तो कौन सी है, न्यूरोइथोलॉजी, और एक है इथो एंडोक्राइनोलॉजी। ये दो शाखाएं हैं। चलिए इनके बारे में पढ़ते हैं। तंत्रिकी व्यवहारिकी न्यूरोलॉजी संवेदी प्रक्रमों व केंद्रीय तंत्रिका तंत्र से संबंधित है जो किसी व्यवहार का कारण होती है। व्यवहारिकी अंतःस्राविकी इथो एंडोक्राइनोलॉजी व्यवहार तथा हार्मोन के अंतर संबंध से संबंधित शाखा है। व्यवहारिकी आनुवंशिकी पशु व्यवहार पैटर्न के अनुसार आनुवंशिकी आधार की जांच करता है। आनुवंशिकी का मतलब क्या होता है, ये जो पेरेंट्स है उनसे इनकी ऑस्प्रिंग में जो भी लक्षण जाते हैं वो आनुवंशिक लक्षण होते हैं, इसी को आनुवंशिक कहते हैं। ये जो पेरेंट्स जो भी व्यवहार करेंगे वही व्यवहार उनके बच्चों में भी देखने को मिलेगा। इस उस शाखा को अपन क्या बोल सकते हैं, व्यवहारिकी आनुवंशिकी कह सकते हैं। इथोलॉजी का जो इतिहास है वो कब से शुरू हुआ है। इथोलॉजी पशु व्यवहार के प्राकृतिक इतिहास का अध्ययन है। बहुत प्राकृतिक इतिहास है ना, उसका अध्ययन था। जीव विज्ञान की एक अलग शाखा के रूप में इथोलॉजी के विकास में कई प्राकृतिक वैद्यों और वैज्ञानिकों ने योगदान दिया है। इतिहास के दौरान विभिन्न प्राकृतिक वैद्यों ने पशु व्यवहार के पहलुओं का अध्ययन किया था। पशु व्यवहार या एनिमल बिहेवियर का वैज्ञानिक अध्ययन 18वीं शताब्दी के प्राकृतिक वैद्यों जैसे वाइट 1720 से 1793 और लेयो 1723 से 1789 के कार्यों से शुरू हुआ था। वाइट और लेरोय के कार्यों से शुरुआत हुई थी एनिमल बिहेवियर की। इथोलॉजी की वैज्ञानिक जड़ें चार्ल्स डार्विन के कार्यों में है। इनके प्राकृतिक चयन के सिद्धांत ने पशु व्यवहार को गति प्रदान की थी। इन्हें शास्त्रीय इथोलॉजी का संस्थापक माना जाता है। चार्ल्स डार्विन को शास्त्रीय इथोलॉजी का जनक माना जाता है। इनका जो सिद्धांत कौन सा था, प्राकृतिक चयन, जिससे कि इथोलॉजी को गति मिली थी। पशु और मनुष्य के व्यवहार पर उनके अपने अवलोकन महत्वपूर्ण थे। अपनी पुस्तकों और डिसेंट ऑफ मैन एंड सिलेक्शन इन रिलेशन टू सेक्स और द एक्सप्रेशन ऑफ द इमोशन इन मैन एंड एनिमल्स में उन्होंने पशु की विभिन्न अभिव्यक्तियों और भावनाओं की व्याख्या की है। MK क्लासेस 09 में ही बहुत सारे कुछ बुक्स, बॉटनी की कुछ बुक्स और उनके ऑथर के बारे में आज वीडियो अपलोड किया है। बायोलॉजी कंसेप्ट सीरीज जो चल रही है उसके अंतर्गत, तो वो भी आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो उसको वॉच कर लीजिएगा। जॉर्ज रोमांस 1848 से 1894 में डार्विन के कार्यों को जारी रखा और वर्ष 1882 में एनिमल इंटेलिजेंस नामक पुस्तक प्रकाशित की। जॉन वाटसन
1978 से 1958 चार्ल्स जॉन वाल्टन ने पशु व्यवहार के लिए एक नया दृष्टिकोण शुरू किया, जिसके कारण पशु व्यवहार पर प्रयोग और परिणामों की व्याख्या हुई। जॉन वाटसन से तो प्रयोग और परिणामों की व्याख्या होने लगी, और जॉर्ज रोमांस जो थे उन्होंने एनिमल इंटेलिजेंस नामक पुस्तक को लिखा था, और डार्विन के कार्यों पर उन्होंने काम किया था। फिर वर्ष 1937 में जर्मनी में जर्नल ऑफ एनिमल बिहेवियर ने पशु व्यवहार अध्ययन को अध्ययन का एक अकादमिक क्षेत्र बनाए और व्यवहारिक शोधों को बढ़ावा दिया था। अकादमिक क्षेत्र, अगर पूछा जाए कि इथोलॉजी को अकादमिक क्षेत्र या पढ़ाने के लिए किसने उपयोग किया था, तो जर्मनी में जर्नल ऑफ एनिमल बिहेवियर, और वो भी 1947 में। इस तरह से उसको पढ़ाने लगे थे। अगर व्यवहारिकी और इतिहास का विकास की बात करते हैं, तो इथोलॉजी का विकास कब हुआ था, तो डच जीव विज्ञान और पक्षी वैज्ञानिकों निको टिनबर्जन, जर्मन ऑस्ट्रियाई इथोलॉजिस्ट कार्ल वॉन फ्रिश और ऑस्ट्रियाई प्राणी वैज्ञानिक इथोलॉजिस्ट और ऑर्थोनोलॉजिस्ट कोनार्ड लोरेंज को आधुनिक इथोलॉजी के संस्थापक माना जाता है। अगर अपन मॉडर्न इथोलॉजी के संस्थापक की बात करें तो कौन है, एक तो टिनबर्जन है, एक है कार्ल वॉन फ्रिश, और एक और वैज्ञानिक है कोनार्ड लोरेंज। इन तीनों को आधुनिक इथोलॉजी के जनक कहा जाता है। पशु व्यवहार के क्षेत्र में उनके शोध योगदान को व्यापक रूप से स्वीकार किया गया, और व्यवहारिकी जीव विज्ञान के उन योगदान के लिए 1973 में संयुक्त रूप से नोबेल पुरस्कार दिया गया था। टिनबर्जन को, लोरेंज को और फ्रिश को, इन तीनों को 1973 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था इथोलॉजी में इतना अच्छा काम करने के लिए। 1951 में टिनबर्जन द्वारा लिखित द स्टडी ऑफ इंसेक्ट नामक पुस्तक में जानवरों में जन्मजात व्यवहारिक प्रतिक्रिया और इन व्यवहारों की अनुकूलता और विकासवादी पहलुओं पर विचार किए गए थे। कार्ल फ्रिश ने खोज की कि मधुमक्खियां विभिन्न फूलों वाले पौधों और उनकी गंध से पहचान सकती हैं। उनके कार्य मधुमक्खियों की संवेदी अनुभूतियों के अध्ययन पर केंद्रित थे। वे मधुमक्खियों के हिलते-डुलते नृत्य का अर्थ समझाने वाले पहले लोगों में से एक थे। हमें पता है जो मधुमक्खियां होती है दो तरह का डांस करती है, एक तो राउंड डांस करती है और वेगल डांस करती है, भोजन की जब तलाश करती है तब। ये जो पहली बार जिसने इस चीज के बारे में खोजने की कोशिश की थी वो कौन थे, कार्ल फिश थे। फिर अपन बात करते हैं कोनार्ड लोरेंज को नैतिकता का जनक कहा जाता है। नैतिकता का जनक किसको बोला जाता है, उन्होंने जानवरों विशेष रूप से ग्रेलेग गीच में सहज व्यवहार का अध्ययन किया और छाप के सिद्धांत की जांच की थी। ये जो ग्रेलेग गीच जो होती है उसमें इम्प्रिंटिंग पाई जाती है। ये जो भी पहली चीज जन्मती देखती है उसकी अनुक्रिया करने लग जाती है। ये किसने बताया था, कोनार्ड लोरेंज ने बताया था। कोनार्ड लोरेंज ने अपने जूते को दिखाया गीच के बच्चे को, फिर वो जो गीच के बच्चों का जो समूह था वो लोरेंज के जूतों के पीछे पीछे चलता था। तो इस तरह से उन्होंने इम्प्रिंटिंग का जो सिद्धांत है बताया, नैतिक व्यवहार के बारे में बताया। कोनार्ड ने टिनबर्जन के साथ मिलकर सहज व्यवहारों की व्याख्या करने के लिए एक सहज विमोचन तंत्र का विचार भी विकसित किया था। थैंक यू फॉर वॉचिंग ये वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।